जितेंद्र सर, ये भी आप इसे जानना चाह रहे हैं कि किसी फंड का अल्फा, शार्प और सॉर्टिनो रेशो कितने टाइम में चेंज होता है? देखिए टाइम में तो और क्या इसे प्रायोरिटी क्योंकि देनी ये, चाहिए निवेशक के तौर पे? क्या इन सब चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए? जी हाँ, पैरामीटर्स होते हैं ये जो आपको बताते हैं कि एक फंड के एनालाइज करने में आपको चीजें बताते हैं। जैसे शार्प रेशो आपको ये बताएगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना वो जनरेट कर रहा है। अल्फा आपको ये बताता है कि जो बेंचमार्क से ज्यादा कितना आपको फंड जो है रिटर्न दे रहा है। तो ये पैरामीटर्स के अपने महत्व हैं जो एक एनालिसिस में अच्छा वर्क करते हैं। यानी कि जब आप फंड्स को एनालाइज करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में, सेम कैटेगरीज में, तो ये पैरामीटर्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब ये रिपोर्ट जिस हिसाब से पब्लिश होती हैं उस हिसाब से इनमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। मंथली बेसिस पे आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अब अल्फा जनरेशन के भी अलग अलग पैरामीटर्स हो जाते हैं। उसमें आप, क्योंकि रिटर्न आपको मंथली रिटर्न भी दिखाई देते हैं, 6 मंथ्स भी रिटर्न दिखाई देते हैं, ईयरली भी रिटर्न दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स आपको पता बताते हैं कि आपका जो फंड है जो आप सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो फंड किस पैरामीटर्स पे कहाँ फिट बैठता है आपके ऑब्जेक्टिव में। तो ये अच्छे पैरामीटर्स हैं और मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को यूज करने चाहिए एनालिसिस करने के लिए, जिस भी फंड को वो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। चलिए, इस बीच एक सवाल आया है अंकित सर के लिए। मुकेश मुंद्रा जी हैं, हालांकि कई लोग का ये सवाल हो सकता है और कह रहे हैं कि सर अंकित सर प्लीज़ बताइए, चांदी इस भाव में फिजिकल में लेनी चाहिए अभी कि नहीं लेनी चाहिए, जो अभी भाव यहाँ पर करंटली जो चल रहे हैं उसमें? देखिए अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो 2,27,000 के आसपास अभी भाव चल रहा है। तो नीचे में कोई भी गिरावट मिलती तो ही खरीदारी करना चाहिए, अभी ऊपर में चढ़ने की कोशिश मत करिए। हमने बहुत टाइम तक देखा है 2,20,000 के आसपास ये काफी टाइम तक सस्टेन करता रहा है। तो अभी इस वीक का इंतजार कर लीजिए, कल नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा है तो उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन शायद देखने को मिल सकता है। तो 2,23,000 से 2,20,000 की अगर रेंज मिलती है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस 2,10,000 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। तो अगर आप निवेशक हैं तो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा 2,25,000 से लेके 1,80,000 के बीच में धीरे धीरे आप अपनी जो सिल्वर है उसको एक्लिमेट करना स्टार्ट करिए। सर वैसे कई सारे निवेशक अभी भी हैं जो 3 लाख के ऊपर के जो लेवल है उन्होंने बाय कर रखा है, फंसे हुए हैं उसमें, उनको अभी क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि मतलब वो थोड़ा सा एग्जिट करें, एवरेज करें, या फिर थोड़ा सा वेट करें उसी लेवल पे आने के लिए? और इनकेस अगर वेट कर रहे हैं तो कब तक वेट करें कि उसी लेवल पे वापस आएँ या उसके ऊपर वो रेट जाएँ? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि 3 लाख से ऊपर जिसने भी बाई करी है उसको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेजिंग की अगर बात करेंगे तो एवरेजिंग की अगर उनके पास में कैपेसिटी है तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे 2,20,000 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब 25% अगर आपने वहाँ पे ले रखा है तो उसके बाद में जितना लिया हुआ है उसका 25% या 50% और लीजिए और नीचे में थोड़ी सी जगह और रखिएगा क्योंकि सिल्वर है काफी वोल्टाइल रहती है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल है। तो मैं इतनी जल्दी इसके अंदर वापस नहीं बोलूंगा कि 4 लाख रुपए बिल्कुल स्विंग नहीं करती रहेगी जिंदगी भर। तो यहाँ पे वापस से 3,10,000 से 3,35,000 मैंने हर बार बोला है आपको कि एक मेरा टारगेट यहाँ पे बचा हुआ है 3,10,000 से 3,35,000, वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये टारगेट आपका समवेयर अराउंड मतलब दिसंबर के बाद ही अचीव होगा, तो मार्च तक का वेट करना पड़ सकता है। तो वहां पे जाके आपको 3,10,000 से 3,35,000 तक के टारगेट्स एक बार देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे फोमो में आके और ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, लेकिन अपनी प्रॉफिट जितना भी है या फिर आपका रेट के आसपास भी अगर रह जाता है तो निकलने की कोशिश जरूर करिएगा। वापस से 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख ऐसा भी चांदी नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है। ठीक है, जिन लोगों को टेंशन हो गई होगी सुन के, ठीक है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर मैम आप हमेशा बोलते टेंशन हो जाती है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये मार्केट है, मार्केट हमेशा एक जैसा चलता रहेगा तो मजा कैसे आएगा? और मतलब आप सोचिए ना कितना मोमेंटम होता है, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इतनी जल्दी अगर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, रिटर्न इतनी जल्दी अगर मार्केट के अंदर मिलने लग जाएंगे तो फिर इक्विटी को तो छोड़ के सारे के सारे ट्रेडर्स से वो सिर्फ सिल्वर में ट्रेड करना चालू कर देंगे। लेकिन सर ये तब नहीं समझ आता ना निवेशकों को, जैसे जनवरी के महीने में जो लोग पैसा लगा रहे थे चांदी में खासकर कि 4 हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसी बातें मैंने सुनी। उस दिन तक भी जब चांदी ने वापस से उलटफेर कर दी, नीचे आनी शुरू हो गई, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है। और जबकि गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज है, खास करके सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मना किया जाता है, लेकिन जब बढ़ता रहता है भाव तो लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके साथ साथ बढ़ती रहती है, फिर बुरा भी उतना ही लगता है। बस एक ही चीज बोलूंगा मैं, 20 रुपए लीटर पानी है, उसके आसपास अगर कुछ भी चीज मिले तो आप खरीद लीजिए। लेकिन अगर वही 20 रुपए लीटर का पानी अगर आपको 500 रुपए में दिया जाएगा तो आप डेफिनेटली नहीं खरीदेंगे। रियलिस्टिक दुनिया में आपको जीना पड़ेगा, जब तक आप रियलिस्टिक दुनिया में नहीं जिएंगे तो आपको तकलीफ हमेशा रहेगी। हम ऊंचे लेवल पे शेयर्स भी होते हैं, हम बिना वैल्यूएशन के नहीं खरीदते हैं। हम हर चीज देखते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जब तक उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती तब तक उसके अंदर निवेश नहीं करते हैं। सेम चीज फॉर कमोडिटी होती है, करेंसी होती है, कोई भी मार्केट के अंदर सेम चीजें चलती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर ट्रेडर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप निवेश कहां पे कर रहे हैं
और बहुत ही सिंपल रूल है, सस्ता खरीदना महंगा बेचना है, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति ज्यादा मुश्किल होता है, उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। हमारे यहाँ तो और भी सिंपल है कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, सस्ता खरीदना महंगा बेचना। लेकिन इतनी परेशानी कहाँ है, पूरी दुनिया इसके अंदर पगलाई हुई है कि यार क्या करना है क्या करना है। मैं भी जवाब दे दे के मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3 लाख कब आएगी, 3.5 लाख कब आएगी। ये रैली जो वाली चीज है, एक्सपेक्टेशन, ये रियल एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है ट्रेडर्स ऐसी कमोडिटीज को चुने जहां पे रैली देखने को नहीं मिली है बहुत टाइम से। एक शुगर एक स्टॉक है, शुगर की अगर मैं बात करूं तो शुगर के अंदर बहुत टाइम से हमको कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। अभी हमने देखा रिसेंटली इसके अंदर तेजी आ गई है। तो ट्रेडर्स को ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, किसके अंदर रैली खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि अभी सिल्वर, पूरी दुनिया सिल्वर सिल्वर चला रही है, उसके बाद कॉपर में रैली आ गई तो पता पड़ा कि फिर कॉपर कॉपर देख लिया, फिर गोल्ड सिल्वर को छोड़ दिया। तो इस तरीके से ट्रेडर्स को, मेरे को लगता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, सोच के समझ के उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। चलिए इसी बीच सर एक और आपके लिए सवाल है, ऋषभ का ही है। कैन वी इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर फॉर ट्रेडिंग पर्पस सिंस मैरिजेस आर कमिंग इन नवंबर एंड मार्च? अंकित सर, ये तो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब हो गया है कि शादी भी है और ट्रेडिंग भी करनी है। तो ये तो मतलब हाँ, अजीब ये हो तो गया। सर शादी है तो आपको लेना ही लेना है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपको आज भी लेंगे तो भी सस्ता है, 1,40,000 पे था तो भी सस्ता है, और आप अगर 2 महीने बाद रुकेंगे तो शायद आपको 1,52,53,000 पे मिलेगा। तो ये शादी है तो वो एक अलग कहानी हो गई। आपका इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है, और नीड एक अलग चीज होती है। अगर आपकी शादी है, अगर आपके घर में कोई भी आपको गिफ्टिंग करनी है, तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता है। वैसे जितेंद्र सर, क्या लगता है गोल्ड और इक्विटी का जो रिश्ता है हमेशा उल्टा होता है, या कई बार ये दोनों साथ भी कभी एक साथ बढ़ सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट पहले ये माना जाता था कि गोल्ड और इक्विटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसीलिए गोल्ड में जो है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता था। जब ऐसा सिनेरियो है कि इक्विटीज डाउन है, मार्केट बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, गोल्ड आपको चढ़ता हुआ दिखाई देता था। बट लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि हमने दोनों में ही एक साथ रैली देखी है, इक्विटी मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड भी अच्छा कर रहे हैं। तो नॉर्मल अगर मैं सोचूं तो हाँ, दोनों के अंदर ये रिश्ता होता है कि हमेशा एक एसेट क्लास परफॉर्म करता है जब दूसरा नहीं कर रहा होता है। लेकिन हमने कुछ सिनेरियोज देखे हैं जिसमें दोनों एसेट क्लास एक ही टाइम पे आपको परफॉर्म करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और एक ही टाइम पे शायद आपको डाउन जाते हुए भी दिखाई देंगे। तो ऐसे भी सिनेरियोज हैं। बट जैसा मैंने कहा कि जब आप इंक्लूड करते हैं एसेट एलोकेशन में, तो नजरिया यही होता है कि ये दोनों एसेट क्लास, और हुआ भी है पिछले कुछ टाइम पे अगर आप देखेंगे तो शायद इक्विटीज परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में सिर्फ गोल्ड का रिटर्न दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न दिखाई दे। देखिए, जब हम 2 एसेट क्लासेस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो इसलिए ऐड करते हैं एसेट एलोकेशन, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सी एसेट क्लास कब परफॉर्म करेगी। लेकिन जब भी परफॉर्म करेगी तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा डिसेंट रिटर्न्स पे मुझे दिखाई देगा। और ये हमने देखा भी है पोर्टफोलियोज में कि जिन पोर्टफोलियोज में एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है उसमें चाहे इक्विटी मार्केट्स डाउन भी है लेकिन गोल्ड ने अच्छा रिटर्न परफॉर्म किया है, तो उसकी वजह से एसेट एलोकेशन का रिटर्न अच्छा है। वहीं पे कभी डेट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपका डेट पोर्टफोलियो की वजह से आपका रिटर्न अच्छा है। तो इसलिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, और दोनों तरफ है इस वक्त तो गोल्ड और इक्विटी का रिलेशन। ठीक है। चलिए, एक पोर्टफोलियो आया है रिव्यू के लिए जितेंद्र सर के लिए, पिंटू पॉल जी का। कमेंट सेक्शन में ही कह रहे हैं, मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ, हाई रिस्की इन्वेस्टर हूँ, 4 फंड में 24,000 रुपए का निवेश कर रहा हूँ, 15 साल तक निवेश करना है, टारगेट मेरा 1 करोड़ रुपए है, क्या ये फंड सही है? फंड्स पर रिव्यू चाहते हैं। फंड्स इनके पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, और आईसीआईसीआई नेक्स्ट 50 फंड जो इनके पास है। जितेंद्र सर, 15 साल के लिहाज से ये कैटेगरीज आपको कैसी लग रही है पोर्टफोलियो में? फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जो है। देखिए, हाई रिस्क इन्वेस्टर की डेफिनेशन क्या होती है? हाई रिस्क इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वो होता है जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा हो, जो वॉलेटिलिटी अगर आपके पोर्टफोलियो में हाई है वो डाइजेस्ट कर सके। यानी कि अगर मार्केट केवल अगर 20% डाउन है तो मेरा पोर्टफोलियो हो सकता है 30% डाउन, तो आई शेल बी ओके, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये इस रिस्क एपेटाइट के साथ जब इन्वेस्टर निवेश करता है तो मुझे लगता है वो हाई रिस्क इन्वेस्टर होता है। हाई रिस्क इन्वेस्टर वो नहीं है कि जो सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में निवेश करके हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। वो कैटेगरी ऑफ जो एसेट क्लास की है वो हाई रिटर्न तो देगी,
लेकिन साथ में हाई डाउनफॉल भी देगी। तो पहले आपको इस बात से सुनिश्चित करना है अपने आप को कि अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर सोच के आप जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें आपको डाउनसाइड भी हाई देखने को मिलेगा, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अच्छा वर्क करता है। और हाई रिस्क इन्वेस्टर को भी मैं हमेशा ये राय देता हूं कि लार्ज कैप पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। निफ्टी, नेक्स्ट 50 वो इंडेक्स है जो टॉप 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स आते हैं। तो अब विद इन कैटेगरीज में बोलूंगा तो शायद निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, तो बट रिटर्न भी बेहतर देते हैं। तो जो आपको एड्रेस करनी है हाई रिस्क इन्वेस्टर, वो वोलेटिलिटी है। अगर आपने वो वोलेटिलिटी एड्रेस कर ली तो फिर आप एज ए हाई रिस्क इन्वेस्टर अगर आप उन एसेट क्लासेस में निवेश कर रहे हैं, उन कैटेगरीज में जो हाई रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, तो वो बेहतर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन हमेशा इसी पे अटक जाता है कि हाई रिस्क इन्वेस्टर क्या वॉलेटिलिटी को देख के अपने आप को हाई रिस्क कंसीडर कर रहा है या केवल रिटर्न देख के अपने आप को हाई रिस्क कंसीडर कर रहा है? अच्छा, एक चीज और सर मैं जानना चाहूंगी इनके पोर्टफोलियो के लिए, क्या इनके पोर्टफोलियो में एक तो 15 साल के लिहाज से बहुत एग्रेसिव क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स हैं, या फिर सर फ्लेक्सी कैप से जो लार्ज कैप फंड की कमी है वो पिंटू जी के पोर्टफोलियो में पूरी हो गई होगी, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ एलोकेशन लेकर चल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ्लेक्सी कैप से आपके लार्ज कैप की जो नीड है वो पूरी होती है। उसका रीजन ये है कि फ्लेक्सी कैप है, अभी लार्ज कैप ओरिएंटेशन हो रखा है, लेकिन हो सकता है कल को यही पोर्टफोलियो चेंज हो जाए और ये मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा हो जाए, लार्ज कैप रिड्यूस होकर मे बी 30% रह जाए। तो ये फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से आप लार्ज कैप की नीड पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए लार्ज कैप का फंड्स का होना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है वो जरूर है कि आप लार्ज कैप एक्सपोजर जब आप ले रहे हैं तो उन फंड्स को आप कंसीडर करिए जिन फंड्स का लार्ज कैप ऑब्जेक्टिव है, उनका ओरिएंटेशन नहीं है, उनका लार्ज कैप ऑब्जेक्टिव है। प्योर लार्ज कैप फंड मिनिमम 80% लार्ज कैप में निवेश करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो भी एक मिनिमम परसेंटेज लार्ज कैप में निवेश करता है। तो इस तरह के फंड्स हैं जो लार्ज कैप की नीड को पूरा करते हैं। फ्लेक्सी कैप जैसा फंड मुझे नहीं लगता लार्ज कैप की नीड को पूरा करता है, क्योंकि वो मैंडेट कभी भी चेंज हो सकता है, वो पोर्टफोलियो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पिंटू पॉल जी के पोर्टफोलियो के लिए इनकी सर की राय यहाँ पर। और अंकित सर, आपके लिए एक सवाल यहाँ पर है, कह रहे हैं कि क्या गोल्ड 1 लाख के नीचे आएगा कि नहीं? हालांकि आपने बोला कि शायद थोड़ा सा डाउनफॉल अब इतना नहीं दिखेगा, लेकिन सर क्या लगता है कि मतलब 1 लाख के लेवल्स अगर कोई सोच के बैठा हुआ है तो क्या ही सिचुएशन होगी कि 1 लाख के लेवल्स पे वापस गोल्ड कभी आएगा? कैसे, कौन से बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आगे चल के? देखिए, इतना बड़ा डाउन फ्रेगल तो मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहां पे डॉलर इंडेक्स के अंदर बहुत बड़ी तेजी मिले, मतलब 109 110 डॉलर क्रॉस कर जाए डॉलर इंडेक्स। और वहीं अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट वापस से 5.5 6% 7% के आसपास चला जाए, तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर दिखती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए गोल्ड वापस से आ जाएगा, कोई ऐसी कंडीशंस अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे निवेश करके चलना काफी बेटर है। अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस 50% 60% तक गिर गई हूँ। ऐसा बहुत रेयरली, मतलब कभी हुआ हो तो बात अलग है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कभी सिचुएशंस हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर भी हुआ है कि 40% तक गिरावट देखने को मिली है, वो समय अलग था। लेकिन आज की अगर बात करें, ना तो अभी कोई सेंट्रल बैंक बेच रही है, ना तो कोई कंडीशंस अभी इस तरह की क्रिएट हो रही हैं। यूएस का डेट लगातार बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट घटाने की बार बार चर्चाएं चल रही हैं, डी डॉलराइजेशन की बात लगातार चल रही है। चाइना की अगर मैं बात करूं, सिर्फ चाइना की बात करूं, तो उसका जीडीपी का अभी केवल और केवल 9% उसने गोल्ड एक्यूमुलेट करा है। अभी तो उसको 21% और एक्यूमुलेट करना है अगर उसको डी डॉलराइजेशन में जाना है। अगर वो डी डॉलराइजेशन की बात करता है और एशियन कंट्रीज के अंदर वो अपने आप को ब्रिक्स कंट्री के अंदर पावरफुल बनाना चाहता है, तो अपनी जीडीपी का उसको 21% यहाँ पे गोल्ड उसको अभी और परचेज करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जितनी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन आनी थी वो आ चुकी है। अगर वापस से कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है कि 10-15% गिरावट अगर और आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो ये पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। 1 लाख आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, मुझे लगता है ऐसी चीजें थोड़ा सा ट्रेडर्स को दूर रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब एक तो सवाल लूंगी मैं सुखमन प्रीत जी का, और एक सवाल और मेरा अंकित सर से रहेगा। पहले तो ये सर, ये हमारी ऑडियंस है कि तो इनके सवाल को प्रायोरिटी देते हैं। सुखमन प्रीत कह रहे हैं, हेलो मैम, हेलो, कह रहे हैं काइंडली आस्क अंकित सर, आई हैव इन्वेस्टेड 19 लाख इन गोल्ड, 19 लाख रुपए गोल्ड में और 7 लाख रुपए सिल्वर में, दोनों के ईटीएफ में इन्वेस्ट करे थे। अभी दोनों ही इन्हें थोड़े प्रॉफिट में दिख रहे हैं, तो क्या अगले टारगेट होने चाहिए?
इसको रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको इस समय प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदा हुआ है। आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ईटीएफ के अंदर आप इसको ट्रेडिंग मत बनाइए, इसको थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो को होल्ड करके चलिए, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो लग रहा है, अभी मैं आपके साथ में कंटिन्यूस शो करता ही रहता हूं, तो मुझे लग रहा है कि अभी एज ऑफ नाउ अभी अपने पोर्टफोलियो को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिल्वर भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, गोल्ड भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉफिट है आपको दोनों में देखने को मिलेगा। होल्ड करके चलिए। अगर कोई रिवर्सल या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी तो एक बात अलग है, लेकिन अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को मतलब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, अगर आपको जरूरत नहीं है पैसे की तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके चलिए। ठीक है, सुखमन प्रीत जी के लिए तो सर ये सलाह थी, लेकिन अदरवाइज भी मैं पूछना चाह रही थी बाकी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, निवेशक देख रहे हैं, सभी के लिए अभी प्रॉफिट बुकिंग पर आपका यही सजेशन, यही एडवाइस रहेगी कि अभी थोड़ा होल्ड करके चले? डेफिनेटली अगर 1,40,000 1,42,000 पे गोल्ड खरीदा है तो इतनी जल्दी आप निकाल के करोगे क्या? 1,49,000 के आसपास चल रहा है। अगर आपने निवेश कर रखा है, ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स बिल्कुल तरह अलग तरीका है, लेकिन अगर आपने निवेश कर रखा है तो मुझे अभी एक्सपेक्टेशन है कि 1,56,000 और 1,64,000 तक भी गोल्ड जा सकता है इंडियन मार्केट में। अगर ये सिनेरियो होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। गोल्ड की रैली अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, आप ये मान के चलिए वापस से एक बार गोल्ड आपको $4,900 $5,000 इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको कंसोलिडेशन में जा सकता है, लेकिन तेजी का जो रुख है अभी वो बरकरार है। और ट्रेडर्स के लिए सर प्रॉफिट बुकिंग का क्या टाइम होना चाहिए? देखिए मैम, ट्रेडर्स के लिए तो अगर आपने 1,42,000 43,000 44,000 के आसपास में अगर बाय कर रखा है तो 1,52,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर अगर नीचे आता है तो वापस से 1,45,000 का ही रेंज रहेगा जहां पे आप वापस से खरीदारी कर सकते हैं। सर जिन लोगों ने चांदी में 2,10,000 के आसपास अगर बाय कर रखा है तो अभी क्या करें? सर 2,10,000 आई नहीं है तो यहाँ पे किसी को मतलब जो थोड़े समय पहले, मतलब अभी तुरंत नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले जब ये रेट गए थे अभी जो 2 लाख वाले गए थे उस समय अगर किसी ने बाय रखा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पे। मतलब अपनी पोजीशंस को निकालना कम से कम मुझे लगता है कि 25% से 30% का अगर रिटर्न मिलता है, दिवाली तक भी अगर मिल जाता है 2,40,000 से 2,55,000 का लेवल, तो वहां पे फिर एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए।